Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome back to another video. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल के जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो नो सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स. सो लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर. आज हम 2024 एंड 2025 के पेपर्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 मोशन के रिलेटेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद May June 2024 variant 1. The question states that the table shows the distance traveled by a car in each 2 seconds time interval during a 12 seconds period of its journey. Which statement describes the motion of the car? पहले हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे स्पीड है 10/2 5. इधर भी 5 है. यहाँ पर 11/2 यानी 5.5. Here it is 6.5. Here it is 8. And here it is 11.5. Which statement describes the motion of the car? 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. 5 मीटर पर सेकेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड्स. ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी राइट अवे गलत है. लेट्स चेक विच वन ऑफ दी ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस है 1 का, इनके दरमियान डिफरेंस है 1.5 का, और इनके दरमियान डिफरेंस है 3.5 का. तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रही, एंड हेंस जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग. Now let's move to May June 2024 variant 2. The graph shows how the speed of a car traveling in a straight line changes with time. Which section shows the largest acceleration? Option B, C and D गलत हैं. उसकी वजह यह है कि gradient of speed time graph represents एक्सेलरेशन. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ऑप्शन ए की जो लाइन है उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बी, सी एंड डी, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अ मैन वॉक्स अलोंग अ पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई. द डायग्राम शोज द पाथ फ्रॉम अबव. द मैन मेजर्स द डिस्टेंस ही वॉक्स एंड द टाइम टेकन. विच क्वान्टिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस डेटा ओनली. यानी सिर्फ और सिर्फ टोटल डिस्टेंस हमें पता है और टोटल टाइम हमें पता है. तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से हमें क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज स्पीड. इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 1-1, that is variant 1. A student takes 20 minutes to walk from X to Y at a speed of 3 km per hour. She turns 90 degrees at Y and walks at a speed of 4 km per hour for 15 minutes to reach Z. What is her average speed from X to Z? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केच कर लेते हैं. ये X to Y है और ये Y to Z. X, Y and Z 90 डिग्री. एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल डिस्टेंस एंड द सेकंड इज़ द टोटल टाइम. तो हमारे पास टाइम तो पता है हमें, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है. उसको निकालने का तरीका बहुत इजी है. उसके लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन पड़ी हैं. एक है हमें पता है टाइम, हमें पता है, और हमें स्पीड पता है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या कि 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. की वजह यह है कि हमारे पास जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, नॉट 3 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है, तो हमें 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स के अंदर. 20/60 इज इक्वल टू 1/3 आवर्स.
ठीक है, तो 3 डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया x to y 1 किलोमीटर। नाउ वी विल कन्वर्ट 15 minutes to hours, 15/60 which is equal to 0.25 or 1/4. 1/4 multiplied by 4 is equal to 1 kilometer, and again the distance between z and y is 1 kilometer. Okay, so the total distance is 1 plus 1 which is equal to 2 kilometers. The total time is 20 plus 15 which is equal to 35 minutes, which is equal to 7/12 hours. Total distance over total time 7/12, which is equal to 3.4. Hence option B is the correct option. A car is at rest by a red traffic light. When the light changes to green, the car starts moving. The graph represents the motion of the car. The car has a constant acceleration. Which quantity is plotted on the on the x-axis, and which quantity is plotted on the y-axis? Okay. So acceleration constant है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही, तो हम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को राइट अवे कैंसिल कर देंगे। अब रहा मसला ए एंड सी का। अब लेट्स सपोज अगर मैं वाई एक्सिस को कह देता हूँ कि ये टाइम है और एक्स एक्सिस को कह देता हूँ कि ये डिस्टेंस है। अब देखो, गाड़ी पहले रेड लाइट पे रेस्ट पर थी, तो कोई मसला नहीं, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है, टाइम भी ज़ीरो है और डिस्टेंस भी ज़ीरो है। ये गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू हो गई है, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अब जब स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि कम टाइम में डिस्टेंस इतना ट्रैवल हो रहा है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। देखो ना, ये जो मैं आपको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ये जो विड्थ है ये कम होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी कम होना शुरू हो गया। हालांकि तो गलत बात है, जब स्पीड जो है वो बढ़ रही है तो डिस्टेंस है वो भी बढ़ना चाहिए, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है और ऑप्शन जो सी है वो गलत है, और हमारे पास सिर्फ अब ऑप्शन ए रह गई है जो कि ठीक है। Okay, so now we will do October-November 2024 paper 1-2 variant 2. The graph shows the motion of a cyclist during a ride that lasts for 14 seconds. What is the average speed of the cyclist for the ride? एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, वो हो गया 28 मीटर्स। टोटल टाइम कितना हो गया 14 seconds, 28/14 which is equal to 2 meter per seconds. So option A is the correct option. Now let's move to question number 4. The diagram shows how the velocity of a train varies with time. Which sections of the graph shows where the magnitude of the velocity of the train is decreasing? यहाँ पे बेटा एक कीवर्ड है मैग्नीट्यूड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पी पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड था 10 का, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 10 का था और यहाँ पे 0 हो गया तो डिक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन जो
दूसरा जहाँ पे डिक्रीज आ रहा है वो है आर। लेट्स सपोज ये है -5, लेकिन यहाँ पे आके 0 हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये वेक्टर को हम लोग कैसे डील कर रहे हैं। वेलोसिटी जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स सपोज मैं मतलब कि कंसीडर करता हूँ कि अगर मैं राइट साइड में जाऊँगा तो मेरी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मैं जब लेफ्ट साइड में जाऊँगा तो मेरी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये जो साइंस है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक हो गया। डायरेक्शन इसलिए हम बता पा रहे हैं क्योंकि जो वेलोसिटी है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो अगर लेट्स सपोज मैं राइट साइड में जा रहा था तो 10 किलोमीटर मेरी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, जो कि बाद में डिक्रीज होगी 0 पे, तो ठीक है, पी वाला कॉन्सेप्ट सही हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लेफ्ट साइड में 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा था तो मैं उसको कंसिडर करूँगा -5 कंसिडर करूँगा। और जब मैं ब्रेक अप्लाई कर दूंगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी 0। ठीक है, तो 5, आप बस मैग्नीट्यूड को देखो, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसर्न जो है मैग्नीट्यूड के साथ है, डायरेक्शन के साथ नहीं है। जो साइंस हैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मेरी स्पीड थी 5 और में 0 होगी, तो उसका मतलब है कि जो वेलोसिटी में डिक्रीज होगी। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, that is at the section P and the R the magnitude of the velocity is decreasing. Okay, so now let's move to May-June 2025 variant 1. The speed time graph shows part of the journey of a bicycle for a time of 10 seconds. All right, what is the distance that the bicycle travels in the 10 seconds? Area under the speed time graph represents distance. अब हम इस ग्राफ के जो अंडर एरिया है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेक्शंस बनते हैं, एक हो गया सेक्शन क्यू। ये आपकी मर्ज़ी है, या तो आप ये सेक्शन ना बनाओ जो मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप इसको नहीं ड्रॉ करते तो ये एक ट्रेपीजियम की शक्ल बन जाएगी, तो आप उसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। नहीं तो आप मेरी सेक्शंस ड्रॉ कर दो। ये रेक्टेंगल हो गया जो कि है क्यू, और एक ये हो गया ट्रायंगल जो हो गया पी। तो ट्रायंगल की हाइट क्या है 4 - 1 3, और विड्थ क्या है 10। तो पहले तो क्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्यू होगा 1 × 10 विच इज़ इक्वल टू 10। अब पी निकाल लेते हैं 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू बेस इंटू हाइट 3 × 10 विच इज़ इक्वल टू 15। 10 + 15 इज इक्वल टू 25, and hence option B is the correct option. Now let's move to May-June 2025 variant 2. The diagram shows the distance time graph for a moving object. What is a description of the moving object? Okay, so option A देखते हैं। A ball thrown vertically above upwards and falling back to the thrower. बेटा इसके अंदर बॉल जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, उसके बाद नीचे वो जा रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक है, डिस्टेंस का नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, और इस केस में डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड्स एंड लोअर फॉलिंग बैक। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप एज इट मूव्स अवे फ्रॉम अ ट्रैफिक सिग्नल। लेकिन चलो ये बात तो यहाँ तक ठीक है कि डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन आगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, यानी स्पीड 0 हो गई। तो यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीड 0 हो गई है, तो इसलिए क्रॉस कर दो उसको भी। अ रॉक ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई क्लिफ एंड फॉलिंग इनटू द सी ब्लो। बेटा ऑप्शन सी रॉन्ग इसलिए है कि अगर आप लोग ऊंचाई से एक पत्थर फेंको नीचे सी के ऊपर, तो वो डिसलरेट नहीं करेगा, वो हमेशा एक्सेलरेट ही करेगा। ठीक है, या फिर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब
उसका वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, तो तब उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन वो डीसेलरेट कभी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो डीसेलरेशन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बट ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रेन जो है वो ब्रेक अप्लाई कर रही है, यानी डीसेलरेशन हो रही है, और फिर बाद में वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे स्टॉप हो गई ट्रेन, और यहाँ पे डीसेलरेशन हो गई। और यहाँ पर वो मूव कर रही थी। तो ऑप्शन डी सही है। अ कार ड्राइवर traveling at constant speed in a straight line sees a hazard in the road ahead at time is equal to 0. The speed time graph shows how the speed of the car changes from time is equal to 0. Three students suggest what area X and area Y represents. Student 1 कहता है area X represents the thinking distance. Student 2 कहता है area Y represents the stopping distance. Student 3 कहता है area X plus area Y represents the stopping distance. Student 2 बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है इट इंक्लूड्स बोथ द थिंकिंग डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू स्टॉप द कार, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। इसलिए स्टूडेंट 2 बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए एंड डी काट दो आप। स्टूडेंट 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तक आप गाड़ी लेके जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपको हैज़र्ड नज़र आ गया। हैज़र्ड नज़र आ गया तो आपने फिर सोचा कि हाँ भाई एक ख़तरा है, आगे रुकावट है, तो मुझे ब्रेक मारनी चाहिए। आप सोचते रहे। ज़री बात है, ह्यूमन रिएक्शन होता है, वो आपको रिएक्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए आपने फिर सोचा, फिर आपने ब्रेक्स अप्लाई की, और फिर आपका जो स्पीड है, आपकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गई। एंड हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट 1 भी बिल्कुल ठीक है और स्टूडेंट 3 भी बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट 1. The diagram shows the speed time graph for two objects moving with the uniform acceleration. A student shows, remember, area under the speed time graph represents speed 1/2 multiplied by 6 into 4, which is equal to 12. 1/2 multiplied by 5 into 10 is equal to 25. 25 minus 12 is not equal to 16, sorry 26. इसलिए conclusion 1 बिल्कुल गलत है। Next is the gradient of speed time graph represents acceleration. 6/4 is equal to 1/2, and 10/5 is equal to 2. 2 minus 1.5 is equal to 0.5. तो conclusion 2 बिल्कुल ठीक है, इसलिए option C सही है। Which speed time graph represents the motion of a railway train making a short stop? स्टॉप लिया इसका मतलब है कि स्पीड ज़ीरो हो जाएगी एट अ स्टेशन। ओनली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहीं पे स्पीड ज़ीरो हो रही है, बाकी कहीं पे भी स्पीड ज़ीरो नहीं है। ओके, सो अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट 2, द क्वेश्चन इज विच इक्वेशन डिफाइंस एक्सेलरेशन? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ओके, सो बच्चों, मैंने आपके सामने मई जून एंड अक्टूबर नवंबर 2024 एंड 2025 के वेरिएंट 1 और 2 सॉल्व किए हैं, यानी वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 मोशन के रिलेटेड थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई थी जिसमें मैंने 2023 वेरिएंट 1, 2 और मई जून और अक्टूबर नवंबर बोथ इनके मैंने पेपर्स सॉल्व किए थे, यानी इन पेपर्स में वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 मोशन के रिलेटेड थे। सो आई थिंक सो आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा होगा। स्टिल कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुले में हैं, आप लोग कमेंट्स करें, क्वेश्चंस पूछें। कोई सजेशन है मेरे लिए आप वो दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।